एक बीजेपी के नेता निरंजन भोजाई जी, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्होंने छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 1000 करोड़ बीजेपी के लिए छोटा है, बट 1000 करोड़ का घोटाला, उम्र कैद, ऑफिशियल सजा, और वो मिलिटेंट ग्रुप को जब पैसा दे रहे थे। निरंजन जी बोल रहे थे कि हम तो मिलिटेंट ग्रुप को जो समर्थन में जो है इतना बड़ा घोटाला नहीं, हमारी गलती क्या है? ये है बीजेपी के राष्ट्रवाद कि नॉर्थ ईस्ट और असम में अलगाववादी को पैसे दे रहा है 1000 करोड़, छोटा बीजेपी के लिए छोटा, देश के लिए बड़ा घोटाला, 1000 करोड़, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट ने सजा दे दी है, उम्र क्या है? लेकिन किसी को खबर नहीं है, ना कोई न्यूज़पेपर में आता है, ना न्यूज चलती है। Where are we going here? Forget कांग्रेस, बीजेपी, देश का क्या होगा? Where will we all be if the nation falls? Roosevelt, हम कहां खड़े रहेंगे जब देश ही गिर जाएगा, देश ही खत्म हो जाएगा? और ये जो इनको मतलब नहीं है, चुनाव जीतना है, देश खत्म हो तो क्या फर्क है? जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, 2 आतंकवादी पकड़े। ये दोनों आतंकवादी अमरनाथ यात्रा पर हमला डालने की साजिश रच रहे थे। उनमें से एक का नाम है तालिब हुसैन शाह। यह तालिब हुसैन शाह सरेआम अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो थी। आप पूछ सकते हैं कि फोटो तो सार्वजनिक सामाजिक प्राणी होते हैं हम लोग। अब विकास उपाध्याय जी, पवन खेड़ा, अमरजीत जी, राम गोपाल जी कहीं जाते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, नहीं हम लोग सब। लेकिन देश का गृह मंत्री कमरे में 20 लोग पोज करके फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में बैठकर, यह तथ्य डराने वाला तथ्य। अगर गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि उन 20 में से एक दुर्दांत आतंकवादी है, तो यह भी एक बहुत बड़ी विफलता है। यह इंटेलिजेंस फेलियर की दर्जे में आएगा। और अगर पता है फिर भी वो उनके साथ मौजूद है, तो उसका जवाब फिर आप बताइए क्या हो सकता है कि क्यों हुआ यह तालिब हुसैन शाह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी निकला। तो कोई यह कह दे कि साहब मैं किसी फंक्शन में गया था, वहां किसी ने मेरे साथ फोटो खिंचवा दी, तो यह गलत होगा। जम्मू क्षेत्र के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ की आईटी सेल का यह इंचार्ज निकला तालिब हुसैन शाह। ये मैंने आपको दूसरा तथ्य आपके सामने रखा। क्या ऐसा तो नहीं है कि जब जब सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश उठता है तो भाजपा अपने पार्टी में रहे हुए लोगों से, उन्हीं आतंकवादियों से ऐसी घटना करवाती है कि वो आक्रोश, चाहे अग्निपथ, चाहे किसान, चाहे महंगाई, चाहे गैस के दाम, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, ये सारी चीज, युवाओं की बेरोजगारी, वो लोग भूल जाए और हिंदू मुसलमान या आतंकवाद पे करने के लिए तो नहीं है। सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। दूसरा मेरा सवाल है कि जहां चुनाव नजदीक आता है और जहां भाजपा के लिए ठीक नहीं है, वहीं क्यों ऐसी घटना घटती है? हम आपके भाषण नहीं भूले हैं प्रधानमंत्री जी। सितंबर 2002 खैरलांजी गुजरात, उत्तर प्रदेश 2017 शमशान कब्रिस्तान, दिसंबर 2019 कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये वक्तव्य आपके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ना केवल आप उन्हीं रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं, आप आज भी वक्त आने पर उन्हीं रास्तों पर चले जाते हैं। आपका एक तोता मीडिया है, उस तोता मीडिया को आपने माध्यम बनाया और उस तोता मीडिया के माध्यम से आपने हम जैसे तमाम लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, विपक्ष को अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया, उनको चुप कराने की चेष्टा की। अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, एंटी नेशनल्स, ये तमाम उपाधियों से आपने विभूषित करने की कोशिश की और उनको चुप कराया।
मुहिम छेड़ दी उनके खिलाफ। और आज यह परिस्थिति पैदा हो गई कि विदेशी मुल्कों की घुड़की पर आप तुरंत कार्रवाई कर देते, अपने देश से आवाजें उठती उनको दबाते हैं, बाहर से आवाज उठी और आपने कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या की? अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज कह दिया। फ्रिंज का हिंदी न प्रणव भाई को मालूम है न संजीव भाई को मालूम, आपको मालूम हो तो बताइए। अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ता, उनको आपने फ्रिंज कह दिया। आप कैसे फ्रिंज कह सकते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। आप भी तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे, यही गलियां थी जिनसे आप गुजर के यहां तक पहुंचे हैं मिस्टर मोदी। आप नहीं किसी को फ्रिंज कह सकते। आज आप फ्रिंज कह भी दें, कल यही नुपुर शर्मा, यही नवीन कुमार जिंदल आप ही की पार्टी द्वारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। कल का फ्रिंज आज का मेन स्ट्रीम है, आज का फ्रिंज कल का मेन स्ट्रीम बनेगा। एक जमाना था जब दुनिया भारत से सीख लेती थी, और आज तमामों देश हमारे दूतावासों से लोगों को बुलाकर फटकार लगा रहे हैं और माफी मांगने को कह रहे हैं। किस बात की देश माफी मांगेगा? भारतीय जनता पार्टी की एक बेलगाम प्रवक्ता ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए बेहद घटिया आपत्तिजनक बयान पैगंबर के बारे में बोला। इससे भारतीय मुसलमानों को तो ठेस पहुंची ही, उनकी आस्था पर चोट पहुंची, लेकिन उससे मोदी जी या उनकी सरकार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, जरा सी भी कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन जब अरब देशों ने इस पर आपत्ति जताई, हमारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होने लगा, संकट गहराया, दूतावास से ऑनवॉयस को बुलाकर फटकार लगाई जाने लगी, तब दुम दबाकर उस प्रवक्ता को उसके पद से और पार्टी से निष्कासित किया गया। और निष्कासित करते वक्त ये कहा गया ये फ्रिंज एलिमेंट थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बात है, कतर ने, कुवैत ने, ईरान ने हमारे दूतावास से ऑनवॉयस को बुलाकर खरी खोटी सुनाई है। और उस खरी खोटी को सुनाने के बाद और ये सुनने के बाद मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। एस जयशंकर जी जो बहुत दम्भ भरते हैं फॉरेन पॉलिसी का, कोई बयान इशू करिएगा या अभी हम वेट करेंगे कि अब कौन सा देश हमारी फजीहत करेगा? असल में मूल मुद्दा एक ही है, इंटरनेशनल ख्याति तो दिला नहीं सकते हैं। रोज रोज भक्तों, नफरती चिंटुओं, बेलगाम प्रवक्ताओं के चलते इंटरनेशनल फजीहत जरूर देश की होती है। तो इसको खत्म करने के लिए कोई रणनीति है इस सरकार के पास? और एक बात इससे और जरूर सीखनी चाहिए नफरती चिंटुओं को खास करके, कि नफरत सिर्फ और सिर्फ उन्माद पाती है। नफरत का अंत बुरा होता है। खास तौर से नोएडा के उन कमांडो वॉरियर एंकर गणों को यह जरूर समझना चाहिए कि वक्त आने पर दूध की मक्खी की तरह छिटका दिए जाएंगे। जब अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया तो आपका हश्र क्या होगा ये आप जानते हैं। इसलिए रोज शाम को दुकान खोलकर नफरत फैलाने का काम खत्म कर दीजिए। इस देश का सर ऊंचा करने का काम करिए। इंटरनेशनल फजीहत जो उन्मादी एंकरों, बेलगाम प्रवक्ताओं, ट्रोल आर्मी, नफरती चिंटुओं और खुद आपकी सरकार और आपके चलते भी होती है मोदी जी, उसका अंत होना चाहिए। क्योंकि देश का सर नीचा करने की अनुमति किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। आपकी आवाज